प्रोग्राम 10 में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। दुनिया भर में हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल फराहम करना होता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करना होता है। और शुक्र है कि अब हमें भी ये बात समझ में आ रही है और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि जनाब अगर आपको मईशत को एक सही सिमत में लेकर चलना है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम फराहम करना है, तो वो तमाम सरकारी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ के जिनमें आपका बिलियंस ऑफ रुपीज़ हर साल जो है उनकी नज़र होता है, उनसे जान छुड़ाई जाए, उसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, उनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए। और IMF भी इसी बात के ऊपर इसरार करता है कि आप अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त कीजिए, आप अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन कीजिए और ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ आपने पाले हुए हैं इनसे जान छुड़ाइए। तो इन वाइट एलिफेंट्स में सर फहरिस्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवेज और दर्जनों ऐसे इदारे हैं कि जिन पे सियासी बुनियादों पर जिनको चलाया जाता था, जिन पर सियासी भर्तियां की जाती थीं और इन्हीं चीज़ों ने इस मईशत को, इन इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया और एक आम पाकिस्तानी को एक टैक्स की मद में या महंगाई की सूरत में इन इदारों को भी पालना पड़ता है। अब खबर ये, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी 30 अक्टूबर हतमी डेट इसकी आ गई है प्राइवेटाइजेशन के लिए। और इसमें जो पार्टी जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया उनमें फ्लाई जना है, एयर ब्लू है, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, पाक एथेनॉल कंसोर्शियम है और YB होल्डिंग्स कंसोर्शियम शामिल है। पहले ये बात की जा रही थी कि जनाब 100% इसका स्टेक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो 60% शेयर्स जो हैं उनकी नीलामी कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब इसके ऑपरेशनल जो हैं वो अलग होंगे और दीगर असासे इसका अलग होंगे। किस तरह का ये मोड है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस बीच में एक और भी अहम खबर सामने आई, वो ये कि इनका जो एम्प्लॉयज़ फंड है इसमें तकरीबन 40 अरब रुपए का ये फंड था जिसको खर्च कर दिया गया है ऑपरेशनल अखराजात के अंदर। और पेंशन फंड के गलत इस्तेमाल पर मुलाजमीन जो है वो अदालत पहुंच गए। तो ये भी एक लायबिलिटी होगी जो कि नए बायर के ऊपर होगी। इन तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अली साहब, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। एविएशन के को बहुत गौर से देखा है और बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं तारिक अली साहब की। तारिक साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट नबील जावेद खलून साहब ने, जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है, जो ये लेकर गए इस मामले को, इनके फंड, ये जो इनका फंड है एम्प्लॉइज़ का जो पेंशन फंड है, इस हवाले से दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, किस तरह से देखा जा रहा है ये 30 अक्टूबर की जो बात की जा रही है पार्टिसिपेशन के हवाले से, क्या खाका इस वक्त सामने आ रहा है आपके जहन में पाकिस्तान इंटरनेशनल कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन का? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक तो देखिए, एक बात यह है कि एक चीज तो साबित हो गई है कि PIA जिस इंतजामिया के हाथ में है कई दहाइयों से, वो इनके बस की बात नहीं। अभी आप देखें लंदन में इन्होंने एम्प्लॉइज जो हैं, लोकल एम्प्लॉइज को फायर किया है, जिसकी वजह से इनको उधर मिलियंस ऑफ पाउंड्स का पैसे देना पड़े। इन्होंने अपना जो मैनेजर भी रखा हुआ है, उधर फाइनेंस मैनेजर भी है, स्टेशन मैनेजर भी है, और लोकल एम्प्लॉइज को ये निकालना चाहते हैं। जो इंतजामिया है उनको दे हैव नो आइडिया ऑफ हाउ टू रन दीज ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने फायर करना है, देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड। अब ये जो भी आदमी जिसको जो भी लेगा, सिर्फ हुकूमत को सिर्फ एक काम है कि वो जो पार्टी जिसको भी दे उसको इट्स रिलायबल होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रंट कंपनी ऑफ एनी फॉरेन एयरलाइन। और ये PIA जो है शुड रिमेन एज अ फ्लैग कैरियर ऑल्दो प्राइवेटाइज्ड, and it must remain as a flag carrier of this country। और उसके लिए इनको they will have to go through it बड़ी ट्रांसपेरेंटली करना पड़ेगा। जहाँ तक आपके बाकी जो लाइबिलिटीज हैं, अब वो लाइबिलिटीज में जो बात निकली है ये जो सर मैं आता हूँ लाइबिलिटी की तरफ आता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल फ्लैग बेयरर जो है वो वही रहे, नए इसके अंदर जो है इंतज़ामी मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आए, इसके ऑपरेशंस जारी रखे जाएं
और इसमें जो बात की जा रही थी तकरीबन 3 साल में $50 करोड़ की सरमायाकारी होगी, ये भी एक लाजमी शर्त थी। तो आप समझते हैं पाकिस्तान में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इतना काबिल है? हालांकि आप देख लें यहाँ पे फ्लाई जिना भी है, एयर ब्लू भी है और दीगर एयरलाइंस भी इस वक्त चल रही हैं, और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंतहाई कैपेबल है कि ये सारी चीजें कर ले, वो लेकर चल सकता है। तो इसमें रेजिस्टेंस कहाँ से देखी जा सकती है? देखिए, गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, दे विल हैव टू गेट एक बंदा प्रोफेशनल जो एविएशन का हो, बट और मैनेजमेंट का के बोर्ड के बीच में गवर्नमेंट का असर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। जितनी देर गवर्नमेंट का असर होगा तो वो यही लोग होगा या कोई रिटायर्ड लोग होंगे जिनकी ये डंपिंग अराउंड बन गई है। अब आप देखें, जो एक बंदा था, इन्होंने एक 73 ईयर आदमी को, जिसकी फेक डिग्री थी, 1977 में आया, तो वो बाजवा साहब के भाई थे, कि रखा आपने पहले, और आपकी इतनी इंतजाम मैनेजमेंट में इतनी खराबियां हैं कि उसकी फेक इंटरमीडिएट डिग्री को नहीं ये कर सके। अब आपको ये, भले आप बाहर से बंदा लेके आए, but he should be an aviation. He should not be a retired bureaucrat or a retired uniformed officer, because उनके बस का काम नहीं है। Enough has been done. ये experiments बहुत हो चुकी हैं। ये इस तरह एयरलाइन, ना एयरलाइन चलेगी ना सिविल एविएशन चलेगी, because they specialized field हैं। They have to be run. They are service oriented industry है। You have to cater to the client, where the boss has got no other role but to provide services, और आपको रेगुलेटरी कंट्रोल जो सिविल एविएशन का, इकाओ का और बाकी जितनी वो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जैसे ऐसा है, आपको उनको फॉलो कर। जब वो आपको एक रिकमेंडेशन देते हैं, वो रिकमेंडेशन का मतलब आप वॉलंटरी नहीं है। इफ यू डू नॉट फॉलो द रिकमेंडेशन, हाँ, वो मैं ऐसा लगता है कि वो देखते ही नहीं, या देखना ही नहीं चाहते उन रिकमेंडेशंस को, क्योंकि फिर वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होती है वहां पर। अच्छा, जरा मैं आगे बढ़ाता हूं बात को। नबील जावेद साहब भी मौजूद हैं। नबील साहब, पहले तो ये बताइए, ये क्या मामला है जो इस वक्त आपका एक जो है न्यूज़पेपर्स के अंदर ऐड भी आया था और एम्प्लॉइज फंड्स के हवाले से कि 40 अरब रुपए वहां के जो है वो ऑपरेशनल अखराजात में लग गए, क्या मामला है, जरा बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच इमरान साहब, मौका देने का, बात करने का। सर, एक्चुअली ऐसा है कि पीआईए जब 1955 में ऑपरेशनल हुआ था, तो उस वक्त 1976 तक उसके पास कोई पेंशन स्कीम नहीं थी। यानी जो पीआईए से लोग रिटायर्ड होते थे, उनके पास कोई पेंशन स्कीम नहीं थी। तो 1976 में पीआईए ने अपनी पेंशन स्कीम लॉन्च की, और उस वक्त एक उन्होंने पेंशन फंड बनाया। सर, उस पेंशन फंड के अंदर जो है पीआईए ने ये फार्मूला दिया कि जो एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा उसका 50% जो उसकी जो उसकी सैलरी होगी उसका उतना कंट्रीब्यूट करेंगे और उतनी उसको पेंशन दी जाएगी। सर, हाँ। अब ये सर कंटिन्यू काम चलता रहा, और 2003 में जाके, सर 2003 में पीआईए ने क्या किया, पीआईए ने जो है इसको चेंज कर दिया और कहा कि अब जो पायलट्स होंगे, रिटायर्ड होंगे, उनको उनकी लास्ट डॉन सैलरी का 80% दिया जाएगी, पेंशन दी जाएगी, और ऑफिसर्स कैटेगरी को 32% दी जाएगी। इससे मुराद ये थी कि पीआईए पहले असेस कर लेता था कि कितने एम्प्लॉयज रिटायर्ड होने वाले हैं, उसके लिहाज से उस फंड के अंदर वो पैसे डाल लेता था। उस फंड के जो ट्रस्टीज थे वो पीआईए के खुद मैनेजमेंट थी, और जो बेनिफिशरीज थे वो रिटायर्ड एम्प्लॉयज थे। सब, और इसमें लिखा हुआ ट्रस्ट फंड के अंदर कि ये पैसा सिर्फ ट्रस्ट पेंशनर्स ही को दिया जाएगा। सर, लेकिन सर वक्त के साथ साथ हुआ इस तरह के पीआईए को ऑपरेशनल कॉस्ट पड़ती थी, ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से पीआईए ने उस फंड में से पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सर, हालांकि वो पैसा वो बैंक में था, वो पीआईए सिक्योरिटी एक्सचेंज में लगाता था, लेकिन पीआईए ने एज के वो पेंशनर्स को दे, पीआईए ने वो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सब, और 2021 की जो बुक्स आई हैं, जो इवन 2022 का जो ऑडिट हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि जी पीआईए के पास जो लायबिलिटी है वो 30 बिलियन की लायबिलिटी है, और 2022 में उन्होंने शो किया कि इसमें 5 बिलियन पड़ा हुआ है और 30 बिलियन अभी लायबिलिटी है पीआईए के ऊपर। सर, ये सर इसमें भी इसका लेटेस्ट इसकी है इंफॉर्मेशन। नहीं, तो फिर ये लायबिलिटी जो है वो डाली बात की जा रही है कि नया जो बायर होगा वो इसको ओन करे। एग्जैक्टली सर, देखें, चूंकि इसकी रीजन ये है कि जो लायबिलिटी पीआईए के ऊपर आती है, जो पीआईए की जो ट्रस्ट फंड में लायबिलिटी है वो 30 बिलियन की है। इससे मुराद ये है कि जो पीआईए ने पैसा निकाला अपने ऑपरेशनल कॉस्ट में निकाला, फर्दर जो उस पर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ,
जो उसको री इन्वेस्ट किया गया वो 30 बिलियन की अमाउंट थी। तो पीआईए ने खुद से ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए 30 बिलियन की जो है वो ऑलमोस्ट अमाउंट इसमें निकाली और ऑपरेशन इस्तेमाल किया। हालांकि वो पैसा ट्रस्ट फंड का था, वो पीआईए अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट पर नहीं इस्तेमाल कर सकती थी। तो लिहाजा जो बायर इसको परचेज करेगा, सवाल मेरा ये होगा, जी। मेरा सवाल नबील साहब ये होगा कि ये मामला इस वक्त क्यों उठाया गया, ये मामला इससे पहले क्यों नहीं उठाया गया, और अगर उठाया गया तो उसका क्या जो है वो ट्रैक रहा, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। नाज़रीन, हमारे साथ तारिक अली साहब भी और नबील साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। नबील साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ये फंड के जो गलत इस्तेमाल है, ये इसी वक्त इसको नोटिस किया गया या इससे पहले इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर देखिए, एक्चुअली पीआईए चूंकि प्राइवेटाइज होने जा रहा है और ये जो लाइबिलिटी है 30 बिलियन की, ये बेनिफिशियरी जो है उनकी यानी उनका फंड है। तो बेसिकली चूंकि इनको जो रिटायरीज थे उनको भी एप्रीहेंशन ये थी कि अगर पीआईए प्राइवेटाइज होने जा रहा है तो देन उनको पेंशन का जो फंड का पैसा कहां पर चला जाएगा, क्योंकि पीआईए ने वो पैसा देना है पेंशनर्स का। तो दैट्स वाई चूंकि आउटसोर्स हो रहा था, लिहाजा इस मौके पर ये पिटीशन फाइल की ताकि एग्जैक्टली इस फंड में पैसा कितना है अभी पड़ा हुआ, इसमें कितना इस्तेमाल किया पीआईए ने, पीआईए की एग्जैक्टली लायबिलिटी कितनी बनती है, इस चीज को जांचने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही हैं। और जी तारिक साहब, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी इदारे की निजकारी के हवाले से, तो सबसे पहले वहां पर जो लेबर यूनियन और लेबर विंग्स हैं वो खड़े हो जाते हैं कि इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बुनियादी वजह जो इसेंशियल सर्विसेज एक्ट इस वक्त नाफिज किया गया है पीआईए के अंदर, वही है जो लाजमी सर्विस एक्ट है कि कोई एहतजाज नहीं हो सकता, जो होगा उसके खिलाफ हुकूमत जो है वो ताज़ीरी कार्रवाई करेगी। इज दिस द ओनली रीजन? बेसिकली सर, हालात एयरलाइन के इतने खराब हो गए हैं, एम्प्लॉइज को भी पता है। और ये जो पेंशन फंड का और बाकी फंड की बात है, ये काफी डेकेड से चल रहा है। अब ये हुकूमत को विल हैव टू ईदर पिक अप द लायबिलिटी इटसेल्फ, बिकॉज जो एम्प्लॉइज है उनका कसूर इतना नहीं है जितना ये मुख्तलिफ इंतजामिया आई हैं, भले पोलिटिसाइज्ड हैं या पॉलिटिकल करोनीज आपने लगाए हैं। जब आपने ह्यूमन रिसोर्सेज का सत्यानाश कर दिया इस इदारे का और बाहर से आप इसको डंपिंग ग्राउंड बना दिए, तो इस इदारे ने ये कैसे उठेगा? तो इसलिए इस वक्त प्राइवेटाइजेशन के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। लायबिलिटी अगर जो जिसको पास एयरलाइन जा रही है वो उठाए या हुकूमत उठाए, मगर एम्प्लॉइज जो जेन्युइन एम्प्लॉइज हैं उनको ये पैसे मिलने चाहिए। और एकदम बिफोर दे embark on this, they must stop this induction of जो बाहर से लेटरल एंट्रीज आ रही हैं। और आप उनको आपने देखा ना, आपने स्टेशन बंद किए हुए हैं। लंदन का स्टेशन बंद है, मैनचेस्टर का स्टेशन बंद है, रोम का बंद है, मगर आपने अपने स्टाफ उधर रखे हुए हैं। मैनेजर भी है, फाइनेंस मैनेजर भी है, सेल्स मैनेजर भी है। इसलिए यू हैव टू कट डाउन। अगर आपने यही मिस, अगर आप ये करेंगे खाली आप लोकल एम्प्लॉइज को निकाल देंगे, तो फिर यही होगा ना जो हो रहा है। आपने यू हैव टू कट डाउन, दी एयरलाइन मस्ट कट डाउन इट्स जितना ओवरहेड जो एक्स्ट्रा बर्डन है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का, मस्ट कट डाउन एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू दी जो बंदा बायर है जो 60% पैसा लगाएगा, ही मस्ट हैव द राइट टू ईदर to hire people of its own choice. You can't be सर प्रोफेशनल, आप बात करें ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, और जो डीपोलिटिसाइज या पोलिटिसाइज ना हो इससे बचाने की, तो एयर सियाल का एक सक्सेसफुल मॉडल है, पाकिस्तान के अपने ही लोग हैं। और सियालकोट की जो है आपकी एक बिजनेस कम्युनिटी, उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और लोग भी। बिल्कुल हो सकता है, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इस मुल्क में इतने सालों से ये सिलसिला हम देख रहे हैं, सबको पता है कि किस लिए हालात खराब हैं। मगर ये जितनी देर हुकूमत की इंटरफेरेंस होगी और उसमें ब्यूरोक्रेसी की और सर्विसेज की इंटरफेरेंस होगी, ये काम नहीं रुक सकता सर। हमने अच्छी भली एयरलाइन थी जिसके पास रूट्स भी हैं, आपके पास यू हैव इनफ ऑफ योर ओन एथनिक ट्रैफिक टू रन दिस एयरलाइन, जो दूसरी दुनिया की एयरलाइनों के पास नहीं है।
सिंगापुर के पास नहीं है, एमिरेट्स के पास नहीं है। सर आपके दुनिया पास की तो सब एयरलाइन एक स्टैंडर्ड जो उनके पास पर एयरलाइन जो एम्प्लॉइज की आप समझ लें कि तैनाती है या उसकी ऑक्यूपेशन है, तो वो क्या है और पाकिस्तान में वो रेशो क्या है? ये तो देखे ना हमने ये एम्प्लॉइज आप दुनिया में जो है ना एम्प्लॉइज जनती है, मतलब आप एमिरेट्स आप देख लीजिए, आपके सामने बनी है, वो अपने एम्प्लॉइज को पैसे जिंदगी दे रहे हैं। वो तो इस हद तक हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज के बच्चों को वो जो 10% फ्री टिकट उन्होंने बंद कर दी। एयरलाइंस डू नॉट कोलैप्स बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज। वो बेनिफिट्स उस वक्त मिलते हैं जब जहाज में सीट खाली हो। तो ये इशू नहीं, इशू जो है इसका लीकेजेस हैं, जैसे आपके देखे ना आपके नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि पर एयरलाइन जो मुलाजमीन की तादाद है वो मेरे ख्याल से के अंदर सबसे ज्यादा है। वो आप सही कर रहे हैं, इसलिए बिकॉज वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, मगर इट बिकम्स इट कंट्रीब्यूट्स टू द इनएफिशिएंसी। टू मेनी पीपल लेजी हैंड्स बिकम उस इदारे को इनएफिशिएंसी। जो लोग काम करने वाले होते हैं उनके उसके लिए तरीका ये है कि जब तक इसको आप डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे और ब्यूरोक्रेसी के तो जरा आखिर में एक सवाल मैं रखता हूँ नबील साहब की तरफ। नबील साहब ये बताइए, आपने ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें देखी, इसकी आपने फाइनेंशियल्स भी देखे होंगे, आपने पूरी बुक देखी होगी, क्या नज़र आता है पीआईए के अंदर बिगाड़, किस तरह का फाइनेंशियल्स नज़र आते हैं आपको इसकी बैलेंस शीट में? सर देखिए, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज ये है कि जो मैनेजमेंट ऑफ द एयरलाइन है दैट इज नॉट प्रोफेशनल। अब देखिए 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो केस के अंदर ये बड़ा कैटेगरी किया था कि फिट एंड प्रॉपर पर्सन सीईओ पीए लगाया जाएगा, लेकिन आप उसके बाद देखें जो 2019 में जो सीईओ लगाया गया वो कहाँ से आया, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, आर्म फोर्सेस से है, और सर उन्होंने जो पीआई के साथ किया वो सबके सामने सर। तो चूंकि प्रोफेशनल लोग नहीं एयरलाइन के अंदर है, दोज हु आर ट्रेन टू रन द एयरलाइन, दोज हु आर ट्रेन टू रन एज अ बिजनेस, क्योंकि एयरलाइन है एज अ बिजनेस रन की जाती है, तो इट वाज नेवर रन एज अ बिजनेस। ये तो एक नॉन प्रोफेशनल वे से रन किया गया जिसकी वजह से एयरलाइन को नुकसान हुआ सर। और सर मैं अगर इजाजत दें तो मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं कि जो पीआईए की निजकारी का प्रोसेस है ये प्रॉपर ये इलीगल प्रोसेस हो रहा है सर। कैसे रीजन कैसे? उसकी सर रीजन ये है कि देखिए पीआईए को 2016 में कॉर्पोरेशन से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसे कॉर्पोरेशन से पब्लिक लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे कहते हैं पीआईए कन्वर्जन एक्ट 2016। उसका सेक्शन 3 कहता है कि द फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट इशू और कैंसल द शेयर ऑलरेडी लॉटेड, और सेक्शन 4 कहता है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स। और 2016 में 85% शेयर होल्डिंग फेडरल गवर्नमेंट के पास थी सर। ये मामला चलता रहा, अब जाके 2023 में जाके फेडरल गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया लोअर हाउस के अंदर कि जी हम जो फेडरल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया जाए कि वो पहले जो ऑलरेडी इशूड शेयर कैंसिल करे और फ्रेश जो शेयर इशू कर सके। ये बिल तो पास हो गया लोअर हाउस से, लेकिन सर सेनेट से जाके बिल रिजेक्ट हो गया। सेनेट ने कभी अप्रूवल ही नहीं दी, यानी 2023 का जो बिल आया था कि फेडरल गवर्नमेंट अपने शेयर कैंसिल करे और फ्रेश शेयर इशू करे, वो कभी बिल पार्लियामेंट से मंजूर ही नहीं हुआ सर। नहीं तो आप समझते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज ये जाके किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज हो सकता है फिर ये? सर ये ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में मैंने ही पिटीशन फाइल की है कि पीआई की निजकारी नहीं हो सकती क्योंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं। उसके अलावा चूंकि पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं है, सेनेट ने वो बिल जो गवर्नमेंट ने इसको निजकारी के लिए शेयर सेल करने का बिल पेश किया था वो सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया, और अब उसको कहते हैं 2023 पीआईए अमेंडेड एक्ट 2023 सर। और तीसरा सर जो काउंसिल ऑफ जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें से भी पीआईए की निजकारी की अप्रूवल नहीं ली गई, क्योंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो फेडरल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी मंजूरी लेनी होती है। तो ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट से मंजूरी ली, ना ही पार्लियामेंट ने कहीं फेडरल गवर्नमेंट को अलाउ किया कि आप इसके शेयर सेल कर सके। तो ये निजकारी बेसिकली गैर कानूनी तौर पे हो रही है, पार्लियामेंट की भी ये वायलेशन हो रही है और काउंसिल ऑफ जो है ये कॉमन इंटरेस्ट की वायलेशन भी हो रही है। चले मुझे फिर ऐसा लग रहा है, मैं सेंस कर रहा हूं कि ये अगले एक आध हफ्ते में ये वाला, क्योंकि इसमें ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनी है वहां तक फिर ये मामला जाएगा तरमीम के हवाले से, इसमें जो भी लकुनास हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, नबील जावेद खलून साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, देखते हैं कि ये पर जाता है, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस वक्त चाहिए, और उसके क्लियर होने के बाद ही जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, निजकारी का प्रोसेस, वो आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहां हर गुजरते दिन स्टॉक इंडेक्स नया रिकॉर्ड बना रहा है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर जा रहा है। क्यों? एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे।